हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड पीपीएससी में। आज का जो प्रैक्टिस सेट है बिहार सिविल कोड का, ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है फ्रेंड, ये जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है इसमें आपका सभी पदों का हो रहा है, मिक्सचर हो रहा है। ठीक है, अगर आप पियोन का भरे हैं तो भी काम आएगा, अगर आप क्लर्क का भरे हैं तो भी काम आएगा, स्टेनो का भरे हैं तब भी काम आएगा, और कंप्यूटर ऑपरेटर का भरे हैं तभी काम आएगा। स्पेशल मैं अलग से हिंदी का स्पेशल चला रहा हूँ, जो पियोन का है, क्लर्क का है। ठीक है, तो उसमें स्पेशल से आपको हिंदी मिलेगा। 1000 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, रोज़ 35 सेशन चल रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसका अलग एक सीरीज होगा। ठीक है, सब ग्रुप का अलग एक सीरीज होगा, उसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, और घबराना नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम तो होगा ही, अपने समय के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, साइट के अकॉर्डिंग पता चला है, तो कुछ दिनों में नोटिफिकेशन भी आने वाला है। आप चैनल पर जुड़े रहेंगे। ठीक है, ताकि इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको जानकारी देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज का 8वां प्रैक्टिस सेट है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, और चलिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की कृति है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, बताइए। देखिए, मैथिली शरण गुप्त की कृति की बात करें तो इनकी यशोधरा है, विष्णुप्रिया है, भारत है। ठीक है, ये है। तो इसमें से अगर आपको लगता है कोई, तो आप देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका। ये विष्णुप्रिया तो है ही, यशोधरा है, भारत भारती है, ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डी। संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा। अब फ्रेंड देखिए, मैं या आप लोग कभी कभी कोई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप क्वेश्चन 2 का ये होगा, 2 का बी होगा, एक इस क्वेश्चन का ये होना चाहिए। तो देखिए, मैं सब प्रिपेयर कर कर ही बताता हूँ। ठीक है, मैं आंसर जो है ये बहुत ही छानबीन कर कर अब 2 से 3 बार चेक करने के बाद उपलब्ध कराता हूँ। ठीक है, अगर मैं एक गलती करूँगा ना तो कम से कम 40,000 स्टूडेंटों का, क्योंकि 40 से 45,000 लोग देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 40-50 हज़ार स्टूडेंट गलत कर बैठेंगे। ठीक है, इसलिए मुझे बहुत ही बारीकी से मैं क्वेश्चन को देखता हूँ। ठीक है, और एक बार नहीं 2 से 3 बार देखने के बाद तब उसका अगर लगता है कि मुझे कन्फ्यूजन होता है कि इसका ये होना चाहिए, तो मैं आयोग के साइट से डाउनलोड कर कर पता कर कर तब आंसर बताता हूँ। ठीक है, और जो भी आंसर बताता हूँ ना वो आयोग द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अपने मन से नहीं बताता हूँ कि कोई आप बोल देते हैं कि ये होगा, तब ठीक है एग्जाम में वो मार्क कराइएगा, आपका खुद पता चल जाएगा कि कौन सा गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है। ठीक है, आयोग जो आंसर माना है वही आंसर सही होगा। ठीक है, और जितना भी आंसर बता रहे हैं सब आयोग के द्वारा दिया गया है। देखिए, संगम का संधि विच्छेद करना है इसमें से। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा। देखिए, संगम का अगर संधि विच्छेद की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए सम, ठीक है, प्लस गम। ठीक है, ये संगम का संधि विच्छेद हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। उसे कौन सा समास कहते हैं, तो उसे आपने अपने 5वां प्रैक्टिस सेट किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुवन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। इसमें से कौन सा समास है त्रिभुवन शब्द में, तो त्रिभुवन शब्द में आपको पता है द्विगु समास है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये उसका हो गया राइट आंसर। ठीक है, सी। नेक्स्ट देखिए, अंत्यवासी का अर्थ क्या है। अंत्यवासी का अर्थ क्या है, तो अंत्यवासी का अर्थ हो जाएगा आपका, अंत्यवासी मतलब जो गुरु के नज़दीक रहता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, गुरु के समीप या नज़दीक रहने वाला शिष्य को कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा। समुद्र का पर्यायवाची, तो देखिए इसकी अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर होता है। ठीक है, समुद्र के पर्यायवाची का बात करें तो सागर भी होता है, जलधाम भी होता है, जलसंधि भी होता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। वचन के दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, इसमें देखना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो वचन की दृष्टि से देखें तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मित्र और मित्रवत। ठीक है, ये सही नहीं है। मित्र का बहुवचन मित्रों होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेष संबंध हो वहाँ समास होता है।
ठीक है। वहाँ कौन सा समास होगा, तो वहाँ पर जो समास होगा वो कर्मधारय समास होगा। ठीक है। अगर इसकी बात करें, देखिए ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष होता है। ठीक है। वो दोनों का उपमान और उपमेय का संबंध निर्धारित करता है। ठीक है। उदाहरण की बात करें तो आपका नीलकमल हो जाएगा। क्या होगा, नीलकमल। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, या वर का अर्थ क्या है, या वर का अर्थ क्या है। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। ठीक है। वैसा चीज़ जो एक स्थान पर ना रहे, ठीक है, आर्टिफिशियल हो, बदलता रहता हो, उसे बोले जाते हैं। ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, क्या होगा, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है। एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है। इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला हमें चुनना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आशीर्वाद हो जाएगा। आशीर्वाद थोड़े होता है, ठीक है, आशीर्वाद होता है ना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। ठीक है। इसमें आपको विलोम शब्द का चयन करना है। देखिए न्यून, न्यून का क्या होगा, न्यून। न्यून का अर्थ देखिए, अगर बात करें अल्प हो जाएगा, कम हो जाएगा, या थोड़ा भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है, ठीक है, न्यून का अर्थ मैंने बताया है ये। ठीक है, आंसर नहीं बताया है। अब इसका आंसर का बात करें, क्योंकि विलोम पूछ रहा है। ठीक है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अधिक। ठीक है। निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाला विकल्प का चयन करना है। ठीक है। तो देखिए नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना का मतलब क्या होता है, यानी घृणा करना। ठीक है। क्या होता है, घृणा करना। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, घृणा करना। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें पूछ रहा है शब्द हमें शुद्ध चुनना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा, वर्तनी का दृष्टि से ऐतिहासिक राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है इसमें। ठीक है। तो आरोह दिया है, आरोह का शब्द हमें विलोम निकालना है। ठीक है। तो आरोह का विलोम अवरोह होता है। ठीक है, अवरोह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करना है। ठीक है। इसमें हमें मुहावरा दिया है हाथ पैर मारना। ठीक है, हाथ पैर मारना। तो इसका क्या होगा, चलिए बताइए। हाथ पैर मारना का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर झपटा झपटी, या किसी चीज़ के ऊपर लगा रखना, या जल्दी हो जाए, या प्रयत्न करना भी बोल सकते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रयत्न करना। ठीक है। कटु का विलोम शब्द होगा। कटु का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए कटु का अर्थ होता है कड़वा। ठीक है। इसका विलोम क्या हो जाएगा बताइए, मधु होना चाहिए ना। राइट आंसर सी हो जाएगा। जिसकी गहराई का पता न लग सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके उसे क्या कह सकते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं शब्द जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके। तो देखिए इसमें जो शब्द होगा ना, अगाध। अगाध का मतलब होता है कि इसके गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अगाध। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो देखिए दाता शब्द का स्त्रीलिंग की बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये दात्री हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, दात्री। ठीक है, दात्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिम किरीटिनी किसकी रचना है। हिम किरीटिनी किसकी रचना है, तो अगर इसकी बात करें हिम किरीटिनी की, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, अब आ गया आपका जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज सभी परीक्षाओं में काम आता है, हालांकि पियोन में नहीं पूछेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की है वो किस किस के बीच थी, चलिए बताइए वो किस किस के बीच थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका कितना, कोलकाता हो जाएगा पहला तो, और दूसरा क्या होगा, आगरा। ठीक है, कोलकाता और आगरा के बीच इसने बिछाया था। ठीक है, डलहौजी ने भारत में अनेक निर्माण किए। अगर जैसे बात करें तो उसने रेलवे का परिचालन किया। ठीक है, 1848 से 56 तक इसका शासनकाल रहा, और उसी 1856 में राज का हड़प नीति लाया। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1848 में 17
को मिला लिया गया, ठीक है। 1853 में झांसी एवं 1854 में नागपुर जैसे राज्यों को भी राज्य में मिला लिया अंग्रेजी साम्राज्य में। ये अगर इसकी बात करें शासनकाल में तो देखिए 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था, ठीक है। डलहौजी के शासनकाल में एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1855 ईस्वी में क्या हुआ था, नागरिक सेवा में भर्ती यानी ICS, आज के ज़माने में IAS UPSC बोला जाता है, उस प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन में तो जान नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें प्रथम अधिवेशन तो 27 से 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? बम्बई में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा आप, कौन था फ्रेंड? डॉफरिन था। कौन था कांग्रेस की स्थापना के समय? गवर्नर डॉफरिन था, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना को लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी सुरक्षा का कवच के रूप में बताया था। किसने बताया था? सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी बॉल्व के रूप में माना जाता है, ठीक है। इन्होंने और भी क्या किया था? 1916 में न्यू इंडिया में सुरक्षा कवच का सिद्धांत दिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना जो किया था वो मुंबई में किया था 1875 में, ठीक है। देखिए अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 1877 से आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर को बना दिया, ठीक है। आर्य समाज में कितने प्रमुख सिद्धांत थे? तो ये 10 प्रमुख सिद्धांत थे, याद रखिएगा। स्त्री शिक्षा आर्य समाज का महत्वपूर्ण सिद्धांत था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी फ्रेंड। तो ये जो किया गया था इसकी बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 के तहत ही संघीय शासन प्रणाली लागू की गई, ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया सबसे विस्तृत अधिनियम था, याद रखिएगा। 1935 एक्ट में 321 धारा अनुच्छेद जिसे बोला जाता है और 10 अनुसूचियाँ लाई गई थी, ठीक है। 1935 एक्ट के द्वारा प्रथम बार समवर्ती सूची जोड़ा गया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा कंपनी को शासन का अंत हो गया, याद रखिएगा। 1858 के एक्ट द्वारा भारत परिषद और भारत सचिव को सृजन हुआ। कितने यमोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? तो ये जो निर्धारित की जाती है फ्रेंड 180 डिग्री पर किया जाता है, ठीक है, 180 डिग्री पर, ठीक है। यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, ठीक है। तो किसने कहा था? तो आपको पता होगा कि अरस्तु ने कहा था, ठीक है, अरस्तु ने कहा था। अरस्तु यूनान के महान दार्शनिक थे जिन्होंने राजनीतिक शास्त्र का जनक माना जाता है। अरस्तु सिकंदर का गुरु भी था, ठीक है। रूसो ने लिखा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन बंधनों में बंधा या जंजीर की तरह होता है, ठीक है। प्लेटो भी यूनान के महान दार्शनिक थे, याद रखिएगा, ठीक है। और अरस्तु ने 400 लगभग पुस्तकें लिखी है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें मिलान करना है, ठीक है। क्या करना है फ्रेंड? इसमें मिलान करना है। राष्ट्रीय गीत, ठीक है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, राइट आंसर 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान क्या है? चलिए बताइए। राष्ट्रीय गान आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है जो तत्वबोधिनी पत्रिका से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होना चाहिए आपका राइट आंसर? इसमें नहीं दिया है क्या? दिया तो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान आपका होगा इसका हो जाएगा जन गण मन, हाँ नीचे दिया है, ठीक है, जन गण मन। राष्ट्रीय प्रतीक पूछ रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक, तो राष्ट्रीय प्रतीक आपका हो जाएगा अशोक का सरनाथ सिंह स्तंभ, ठीक है। और राष्ट्रीय नारा क्या है? राष्ट्रीय नारा आपका सत्यमेव जयते, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में द्वैध प्रभुसत्ता निहित है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो ये आपको पता होगा कि ये कहाँ निहित है? ये संविधान में निहित है, ठीक है। भारत में संविधान की जो चर्चा की गई है ना, प्रस्तावना, वो सर्वोच्च है, ठीक है। राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल सभी संविधान के द्वारा सृजित किए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
और अमेरिका का संविधान विश्व में प्रथम लिखित संविधान है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, ठीक है। ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित है, मतलब अभी तक नहीं लिखा गया है, वो वंशानुगत है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अधिनियम 1934 के तहत एक्ट जो आया था 1934, लेकिन यह लागू हुआ कब? 1935, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, ठीक है। कौन से एक्ट के तहत? तो 1934 एक्ट के तहत। आरबीआई की प्रारंभिक चुकता पूंजी जो थी पहली 5 करोड़ थी, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा करती है, ठीक है, याद रखिएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। देखिए इसमें क्या हुआ था, लखनऊ समझौता द्वारा गरम दल और नरम दल दोनों कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। 1907 में ये दोनों पार्टी अलग अलग बट गए थे। 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में तत्कालीन विभाजन के कारण अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था। वास्तविक विभाजन का कारण स्वदेशी प्रश्न को लेकर था। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया, ठीक है। लेकिन 1916 इसमें लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण ने किया, ठीक है, और वहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस गठन का अंग है? तो आपको पता होगा, आपने अच्छा से पढ़ा होगा तो, कि ये यूनेस्को का है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। किसका है? यूनेस्को का। 1963 में इसे सृजन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नदी झील रामसर साइट किस राज्य में है? नदी झील रामसर साइट आपको पता है कि यह गोवा में है, ठीक है। कहाँ है फ्रेंड? गोवा में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? तो ये बहुत ही सिंपल है, ये दुबई बन गई है, अभी हाल ही की घटना है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी शब्द निम्न में से कौन सा होगा? कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी शब्द अगर बात करें तो ये सिंपल है, संविदा होता है, ठीक है, संविदा होता है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट हिंदी रूप निम्न में से कौन सा है? इंडियन ट्रस्ट एक्ट। तो आपको पता होगा कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो होता है वो भारतीय न्यास अधिनियम होता है, ठीक है। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? ठीक है, ये किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है फ्रेंड? तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, ठीक है। देखिए अगर इसमें बात करें, इसका एक समूह होता है, ठीक है। मर्केप्टन का हो गया SH, हाइड्रोजन का NNH2 होता है, ये सब एक फार्मूला होता है, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा, चाहे मैं टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं इस फार्मूले को भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका PDF मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा। निम्न में से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? निम्न में से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो ये जो इसका राइट आंसर होगा, उठा हुआ हथौड़ा जो होता है, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है। गतिशील अवस्था से प्राप्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। 58 का देखिए, डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है, तो आपको पता है 22,000 नहीं है, क्योंकि मनुष्य 20 से 20,000 के बीच ही, कितना, 20 से 20,000 के बीच इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो देखिए इसमें बात करें तो बेंजीन होता है, ठीक है। बेंजीन के 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दो भौतिक राशियों में से किसकी इकाई समान है? दो भौतिक राशियों में से किसकी इकाई समान है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बल और वजन जो होता है, इसकी इकाई समान होती है, ठीक है। कार्य और ऊर्जा दो भौतिक राशि का एक समान यूनिट है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कैसे मात्रा क्या होता है? जूल होता है, ठीक है, जूल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कार्य और ऊर्जा दोनों क्या है? अदिश राशि है, याद रखिएगा, ये सब सिंपल है। अब आ गया हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पियोन में हालांकि नहीं है, पियोन वाले नहीं देखेंगे, बाकी जो है आप देख सकते हैं। मैथ, हिंदी, इंग्लिश पियोन वालों के लिए ज़रूरी है, इसमें इंग्लिश भी है, ठीक है, तो आपके लिए ज़रूरी है। ये सभी सेट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सभी के लिए काम आएगा। फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? तो ये आपको पता है, सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, ठीक है। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूट स्ट्रैप लोडर जो था, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, ठीक है। क्या था? बूट स्ट्रैप लोडर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास करते हैं? आप क्या करने का प्रयास करते हैं, चलिए बताइए। तो आपको पता है कि एक एक फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं आप उस समय, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डैश डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल, तो ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, याद रखिए क्या है? इनपुट डिवाइस। सुपर कंप्यूटर की गति का मापन सामान्यतः डैश नामक इकाई में होता है। कौन सी इकाई में होता है? तो ये आपको पता है कि FLOPS, फ्लॉप्स में होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की गति का मापन फ्लॉप्स नामक इकाई में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का माउस का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? देखिए, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस सी एग्लेबर्ट ने किया था 1960 में, ठीक है, 1960 में। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है इसका? तो देखिए, इसका जो पूर्ण रूप होता है स्लैक इंजन ऑप्टिमाइजेशन। राइट आंसर नहीं, कहाँ गया? सर्च इंजन ऑटोमाइजेशन होता है, ये नहीं होगा, सी होगा, सर्च इंजन ऑटोमाइजेशन होता है, ठीक है। राइट आंसर ये सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित करना पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था फ्रेंड? तो ये आपको पता होगा, मोज़ेक वायरस जो था वो पहला था, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा वेब ब्राउज़र मोज़ेक था, ठीक है। और मोज़ेक एक वायरस भी है, ठीक है, वायरस भी है, इसका प्रयोग कंप्यूटर में भी होता है। सर्वप्रथम वेब ब्राउज़र का विकास टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में किया था, याद रखिएगा। MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है किसके सहायता से? तो आपको पता होगा कि जो टेक्स्ट को मिटाया जाता है वो टेक्स्ट को चुनते हुए डिलीट को दबाकर, ठीक है, टेक्स्ट को चुनकर सिलेक्ट कर आप डिलीट बटन को जब दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर क्या है? चलिए, स्पाईवेयर क्या है? देखिए, तो स्पाईवेयर जो होता है ना, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर में गुप्त रूप से डाला जाता है और यह कंप्यूटर को पूरी तरह से कब्जे में ले लेता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया है? ठीक है, तो उच्च बनाया गया है, तो आपको पता होगा APL उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा APL, ठीक है। विंडोज़ 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इसमें से किस बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा कि विंडोज़ 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए ऑल्टो प्लस टैब कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोक्स प्रो है। फोक्स प्रो क्या है? तो फोक्स प्रो जो होता है एक डाटाबेस प्रणाली होती है, ठीक है, डाटाबेस प्रणाली होती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। BCC का अर्थ क्या है? BCC का अर्थ क्या है? तो BCC का जो अर्थ होता है ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट से क्या किया जा सकता है? इंटरनेट से क्या किया जा सकता है? तो देखिए, इंटरनेट से जो काम किया जा सकता है वह इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जा सकता है, पहली तो वेब पेज को देखा जा सकता है, विश्व भर में सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, ठीक है, सभी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब आ गया फ्रेंड मैथ, ठीक है। आपको पता है कि हिंदी में 35 मैथ पूछा जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है मैथ का, तो मैथ का प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि मैं मैथ का अलग से एक टीचर का व्यवस्था किया है, ठीक है, वो आपको उसका एक सेशन चलाएंगे मैथ का, ठीक है, और जितने चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन रहा है वो सब आपको बताएंगे कि मैथ में कौन से पोर्शन से कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो बहुत जल्द वो सेशन स्टार्ट होने वाला है। बिहार सिविल कोड का, ठीक है, नहीं पूछना पड़ेगा, बिहार सिविल कोड और बिहार CGL और BPSC, इस मतलब जितने भी एग्ज़ाम होंगे उस सब का सेट, प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा PDF के साथ। टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, STAN PPSC यूट्यूब सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर तो मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, मैथ का क्वेश्चन है,
40 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है। यदि मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं तो रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए रोहन की स्थिति मालूम नहीं है हम लोगों को, ठीक है, लेकिन वह मोहन से ऊपर है या नीचे, इसको हमें पता करना है, ठीक है। तो आंकड़ों के अनुसार क्या पता चलता है कि आंकड़ा देखकर पता चलता है कि अधूरा है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये रीजनिंग का सवाल है फ्रेंड, ठीक है, रीजनिंग का सवाल है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें, ठीक है। इसमें हमें क्रम के अनुसार लिखना है। तो देखिए अगर बात करें सबसे पहले, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले एकेडमिक होगा, ठीक है, AC है, ठीक है, एकेडमिक। उसके बाद आपका होगा एकैरपस, उसके बाद एकरपस हो जाएगा 2 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद होगा एक्सेड, ठीक है, 3 हो जाएगा। उसके बाद एक्सेंट्रियोट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होगा एक्रॉस, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है ये भी रीजनिंग है, ठीक है फ्रेंड। देखिए 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड। यह मानते हुए कि कथन सत्य है भले ही वे समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक है। इसमें हमें देखिए पहला कथन जो दिया है कि सभी प्रश्न रेफ्रिजरेटर हैं, ठीक है, सभी प्रश्न रेफ्रिजरेटर हैं और सभी रेफ्रिजरेटर गीजर हैं। निष्कर्ष में दिया है कुछ मशीनें गीजर नहीं है और कुछ गीजर मशीन है। तो देखिए यहाँ से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, बोल रहा है सभी मशीनें रेफ्रिजरेटर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, ये मशीन हो गया हमारे, ठीक है, ये मशीन हो गया, ठीक है। सभी मशीन रेफ्रिजरेटर है, तो सभी मशीन रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, ये हो गया आपका रेफ्रिजरेटर। उसके बाद पूछ रहा है कि कुछ गीजर मशीन है, कुछ गीजर, ठीक है, तो कुछ गीजर मशीन है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 5 छात्र A B C D और E स्कूल सभा के दौरान एक कतार में खड़े हैं। C D के पीछे खड़ा है जो A के पीछे खड़ा है, E B के पीछे नहीं खड़ा है, A C के आगे खड़ा है परंतु B के आगे नहीं खड़ा है। यदि पीछे का अर्थ किसी की पीठ के ठीक पीछे होना है और आगे का अर्थ ठीक आगे होना नहीं है, तो 5 छात्रों में से कौन तीसरे स्थान पर खड़ा है? तो देखिए छात्रों का एक कतार में खड़े होने का हम क्रम आपको बता देते हैं। सबसे पहले कौन होगा, आगे के तरफ से, ठीक है, आगे के तरफ से हम ये बता रहे हैं, ठीक है। पहले आपका E हो जाएगा, उसके बाद B हो जाएगा, उसके बाद A हो जाएगा, उसके बाद D हो जाएगा, उसके बाद C हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इधर से पीछे की, ये आगे की तरफ है, इधर से पीछे की तरफ C वाला पीछे और E की तरफ से आगे, ठीक है। अतः स्पष्ट हम बता सकते हैं तीसरे स्थान पर जो छात्र A खड़ा है, ठीक है, A खड़ा है वही होगा, ठीक है, राइट आंसर B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए आकृतियों में दिया है, ठीक है, मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद यह किस आकृति को दर्शाई गई है, ठीक है। देखिए आकृति के अनुसार हम देखें तो इसमें जो हमारा बनना चाहिए, तो देखिए मोड़ कर बता रहा है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि आकृति दे दिया है, ठीक है। देखिए प्रश्न के अनुसार जब कागज़ के टुकड़ों को हम मोड़ेंगे, ठीक है, मोड़ दिया गया है, ठीक है, और इसे खोलेंगे तो इसका आकृति ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और जब इसे, इसका राइट आंसर हो जाएगा A, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग आप अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, मैं मैथ बता रहा हूँ, 35 पूछेगा। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है पियोन के लिए, ठीक है। मैथ है, हिंदी पर विशेष फोकस कीजिए, पियोन वाले रिजल्ट हो जाएगा। पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञातना है, ठीक है, पहली 10। तो देखिए तो बहुत सिंपल है फॉर्मूला, आपको पता है माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या, ठीक है, प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, बटा 2 होता है। तो आप बैठा दीजिए इस पर, 1 + 19 हो जाएगा और बटा 2 काटेंगे आप तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है, राइट आंसर 10 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि A अनुपात B
बराबर 2:3 और B/C बराबर 4:5 है। ठीक है, तो C/A कितना होगा? देखिए इसमें पूछ रहा है, प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं हल भी करूँगा, ठीक है ना, अब घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए प्रश्न में दिया है A/B बराबर 2/3, ठीक है। उसके बाद दिया है B/C बराबर 4/5, ठीक है। आगे इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हमें A/C निकालना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं A/C बराबर A/B गुने B/C, ठीक है। इस पर बैठाएंगे हम 2/A/C का मान है, ठीक है। A/ हम C निकाल रहे हैं, 2/3 गुने 4/5। अब इसे काटोगे तो 4 दूना 8 और 5 तिहाई 15, 8/15 आ गया। तो हमारा C/A का जो मान आ जाएगा, C/A क्या पूछ रहा है इसमें, C/A पलट देंगे हम, ठीक है। 15:8 आ गया आंसर, ठीक है। राइट आंसर 15:D C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, √8 + √18 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो बहुत आसान है, इसमें क्या करना है, हम तोड़ेंगे इसे, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा हमारा √8 दिया 8 दिया है, ठीक है, अब प्लस √18 दिया है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, ठीक, प्लस 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 18 को 3 गुने 3 + 2 लिख सकते हैं हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखिए, तो ये हमारा 2 निकल जाएगा बाहर, ठीक है। उसके बाद प्लस मैंने जो √3 गुने 3 गुने 2 है, उसका मान हम इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब हो गया ना, अब इसको ऐड कर देंगे 5 √2 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है राइट आंसर C, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई, फिर 5% की वृद्धि की गई, शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी? तो ये बहुत ही ट्रिकली है, ठीक है, घबराना नहीं है, बताते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कमी पूछ रहा है, ठीक है, तो हम कमी परसेंट डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कमी परसेंट हमारा हो जाएगा कितना, 5 कमी परसेंट -5%, ठीक है। फिर वृद्धि की जा रही है, बोल रहा है वृद्धि भी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। -5 गुने 5/100, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपका आएगा -2.5। देखिए मैथ है, आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा लगे बस आंसर आना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस आपको जैसे हो जाए वैसे करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जैसे हो, किसी भी तरह मैथ को हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, बशर्ते आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये 0.25, ठीक है, -0.25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। यह भी बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, हम एक ही बार निकाल लेते हैं। 10 कमीज का क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर कितना दे दिया, 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर, 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। अब इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, CP/SP बराबर 8/5 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया हमारा। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे उस पर, ठीक है। 8/10 है ना, तो इस पर साफ देखने से पता चला है कि लाभ हो रहा है। ऊपर वाले को हम क्रय मूल्य बोलते हैं, नीचे वाले को बट्टा में जो ये 8/10 है ना, ऊपर वाले को क्रय मूल्य, नीचे वाले को विक्रय मूल्य बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 - 8/8 गुने 100। अब सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 25% लाभ होगा। राइट आंसर B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2% का ब्याज 50 रुपया है। समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो किसी धनराशि का, तो हम मूलधन मान लेंगे, ठीक है। अब मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है कि ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, बैठाइए इस पर।
ब्याज कितना दिया है 50, 100 का 100 हो जाएगा। समय कितना दिया है 5 और दर कितना दिया है 2। ठीक है, ये आपका निकल जाएगा मूलधन। ठीक है, काटिए इसको, काटेंगे तो 50 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, यानी 500 हो जाएगा। आपका मूलधन कितना आ गया 500 रुपया। ठीक है, कितना आ गया 500 रुपया। अब चक्रवृद्धि ब्याज आप जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर बैठा दीजिए 500 गुने फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, 100 + 5/100 स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ इधर बगल में। ठीक है, -1। ठीक है, ये हो गया। अब नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए 500 हम काटेंगे तो गुने 441/400 -1 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका काट कूट कर आएगा 51.25। ठीक है, 51.25, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि एक चतुर्भुज के कोण 4:9:11:12 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे बड़ा कोण का मान ज्ञात करें। समानांतर सीढ़ी वाला इजी है, बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें करना नहीं है तो फॉर्मूला हम बता देते हैं इस पर, a + n-1 × d, इस पर बना लीजिएगा। ठीक है, बन जाएगा। ये टॉप है, हम 72 नंबर बता देते हैं। इसमें 4 अनुपात दे दिए। ठीक है, मानेंगे हम जब अनुपात में कोई भी चीज़ दिया रहता है तो उसे हम x लगा कर मानते हैं। ठीक है, 4x, 9x, 11x और 12x। ठीक है, ये हो गया, मान लिया आप। ठीक है, मान लिया चतुर्भुज का एक कोण हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, चूँकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है, तो 4x + 9x + 11x + 12x = 360। ठीक है, 360 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसे सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 36x बराबर इतना आएगा। ठीक है, तो x का मान आपका आ जाएगा कितना 10। ठीक है, अब x का बारी बारी सामान निकाल लीजिएगा, सिंपल है, निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना कीजिएगा उतना ठीक रहेगा। ठीक है, यदि a + b + c = 10 और ab + bc + c 31, तो a² + b² + c का मान ज्ञात करना है। ये भी सिंपल है। ठीक है, आपको मान दे दिया a + b + c का मान 10। ठीक है, तो हम a + b को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a + b + c ऐसे लिख सकते हैं क्या, हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको फार्मूला पर बैठा देंगे, क्योंकि वहाँ पर a b b c दिया है तो फार्मूला पर बैठाइएगा तो आपका आ जाएगा कितना, a² + b² + c² + 2ab + 2ac + 2bc। इसका मान कितना दिया है, इसका मान आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब बैठाइएगा तो इन सब के बराबर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर मैंने इसे माना है तो 100 आ जाएगा। ठीक है, सब का स्क्वायर किया है मैंने, सब पर स्क्वायर लगाया है, इधर भी उधर भी, तो 100 हो गया। ठीक है, अब सिंपल है, इसे सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा a² + b² + c² -100 -62। ठीक है, अब घटाइएगा तो आपका मान कितना आ जाएगा 38, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो देखिए हम बता देते हैं इसको, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। देखिए गाड़ी की चाल दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, 80 गुने 5/18। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में हो गया। अब इसे काटिए, आप काटिएगा तो आपका इतना आएगा 200/9, ये मीटर पर सेकेंड में आ गया आपका। ठीक है, अब मान निकालिए अब आसानी से। ठीक है, समय हमें निकालना है इसमें, तो समय बराबर हो जाएगा, ऑप्शन में 450 मीटर दिया है ना दूरी। ठीक है, लंबी है रेलगाड़ी तो 450 + 150 बाटा में आपका 3 चाल है ही। ठीक है, तो 200/9। अब इसे तीसरा तिरछी कर दिए, गुना में कर दीजिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, काटिएगा जोड़िएगा तो 450 150 कितना हो जाएगा आपका 600। ये बाटा में 20/9 था तो ऊपर चला जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, नीचे 200 रह जाएगा, तो ये 2 0 से 2 0 और 2 3 6 यानी 9 3 27।
कितना आ गया 27। राइट आंसर ऑप्शन में 27 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित गुणनफलों में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखिए इसको भी बता देते हैं, 91 गुने 92 गुने डैश डैश, उसके बाद 94 गुने 95, ठीक है, गुने डैश डैश गुने 99 दिया है। जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ भरना है। तो देखिए इससे साफ मतलब होता है कि इसके इकाई का अंक जो होगा वो शून्य होगा, क्योंकि सम संख्या गुने 5 अगर देखें तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सम संख्या 5 से गुना कीजिए ना, जाहिर सी बात है 0 होगा। तो राइट आंसर इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चेक कर देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 रखिएगा तो गुना हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब रीजनिंग का सवाल आ गया। ठीक, रीजनिंग तो पहले बता दिया था, उसका एक क्वेश्चन इस पर था। ठीक है, तो ये था फ्रेंड हमारा बिहार सिविल कोड का 8वां प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस तरह के जितने भी सेट होंगे सभी एग्जाम के प्रैक्टिस सेट में इस चैनल पर आपको मिलेगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम, अभी बिहार पुलिस और दरोगा का नोटिफिकेशन भी निकला है, उसको भी मिलेगा बहुत जल्द। ठीक है, आने दीजिए। और 6वीं का नोटिफिकेशन हमको लग रहा है कि 15 दिन के अंदर निकल जाएगा BPSC का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। दिल की बात कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिख डालिए, हम ज़रूर रिप्लाई दे देंगे। ठीक है फ्रेंड।